बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, कोई हो, जो भारत का नागरिक नहीं, मूल विषय है वो, उसकी जांच पड़ताल चूंकि 1952 में नहीं हुई, जब पहला चुनाव हुआ, तो आज भी नहीं होनी चाहिए। बोले 52 में क्यों नहीं हुई जब नेहरू चुने गए, ये बताओ हमको। ये तर्क ठीक नहीं। मनीषा भी रुक जाओ, ये तर्क ठीक नहीं, तर्क औचित्यपूर्ण भी नहीं है। बीमारी जब पता लगे तो दूर होनी चाहिए। किसी भी ढंग से कोई विदेशी भारत की मतदाता सूची में क्यों रहे? और ये मैं इस बात के कभी पक्ष में नहीं रहा कि भाई यादव नहीं, कि यादव, मुसलमान, दलित, पिछड़े हमारे खाते में गिने जाएंगे। अगर इतना गिन ले महाराज तो आपको वोट मिलना चाहिए था 80%। आज तक कभी मिला क्या किसी चुनाव में? नहीं ना, मिल भी नहीं सकता 80%। अगर ये आपके कोटे में डाल दें दलित, पिछड़े, मुसलमान, यादव सब 100%, तो फिर तो आपको वोट 80% मिलना चाहिए अशोक भाई। नहीं अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब वो तो कभी मिला नहीं। इसलिए ये फल मंडी टाइप का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बोलो ना सेब का ठेला इधर, ट्रक इधर उतरेगा, वो राज शर्मा के यहाँ नहीं उतरेगा, राज शर्मा के यहाँ आलू उतरेगा, हमारे यहाँ सेब उतरेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जनता है, इसको वोट देने का अधिकार है यार। इसको कोई भैंस है क्या, ढोर है क्या कि बांध लेंगे खूंटे से? यही बुगालता कांग्रेस को बरसों रहा कि दलित, ब्राह्मण, मुसलमान, चल रहा है फार्मूला, फेल हो गया फार्मूला, आ गए जमीन पर। इसलिए ये तर्क मुझे स्वीकार्य नहीं। बिहार में बात आई कि भाई 4 महीने पहले, उत्तर प्रदेश में तो अभी 18 महीने हैं चुनाव में। मान लीजिए कल से उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाए, तो आज धरना किस बात का है? और आज मैं देख रहा था एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। राज भाई कहते हैं मंशा खराब है, अशोक जी ने भी कहा मंशा खराब है बीजेपी की। यही बात उस निर्णय के लिए कही गई थी कि कांवड़ यात्रा में QR कोड और लाइसेंस की फोटो और सब लगाना, नाम लिखने की बात कही जा रही है। ये गंगा जमुना को पर का कत्ल है, ये भाईचारे का कत्ल है, और जाने क्या क्या बताया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, बिल्कुल लिखना होगा, बिल्कुल ठीक बात है, QR कोड भी और लगेगा और लाइसेंस भी टांगो बाहर। अब आप लोगों ने कहा था ना कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, डेमोक्रेसी डूब गई गढ़गंगा में, कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया सरकार का निर्णय। ये ठीक है, कांवड़ में कल जल चढ़ जाएगा, लेकिन निर्णय तो अपहेल्ड हो गया ना। अब या तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाय हाय करोगे क्या, उसके खिलाफ भी एक धरना दोगे। और भाजपा भी अगर ये कहे कि हमारे वोटर हटा दिए और उनके वोटर, तो मैं उसके लिए भी यही कहूंगा कि हास्यास्पद बातें करना बंद कर दीजिए। वोटरों को टेकन फॉर ग्रांटेड अपनी जेब में लेके चलोगे। मूंगफली है क्या कि सर्दी में एक जेब में मूंगफली रख ली, खाते गए? यार वोटर है, माई बाप है ना। देवेंद्र प्रमुख, विपक्ष कह रहा है कि ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम है, और ये पूरी जो प्रक्रिया है, पूरे आयोग ने और ये ऐलान कर दिया कि बिहार तो अब केवल झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है कि पूरे देश में होगा। और अभी राम गोपाल जी कह रहे थे कि कुछ नहीं है, सब फर्जी है, चुनाव का मतलब नहीं रह जाएगा अगर ऐसे लोगों को निकाल दिया गया जिनकी जांच पड़ताल आयोग कर रहा है। मतलब जो मैं समझ पाया अपनी छोटी बुद्धि से, विपक्ष ये कह रहा है कि जो है जैसे है, जो घुस गया लिस्ट में उसको चलने दो। ट्रेन से किसी को उतारो नहीं, टिकट में है तो भी और बिना टिकट है तो भी चलने दो। देवेंद्र प्रमुख। अमिताभ सर, ये बड़ी गहन बात है जो आप कह रहे हैं कि चलने दो। ये अगर इस पर हम नहीं कह रहे, विपक्ष कह रहा है चलने दो, नहीं चलने देंगे तो हाय हाय होगी।
जी नहीं चलने दो तो फिर जो इतना बदलाव 2014 के बाद आज जिस पर चर्चा कर रहे हैं, आज इस उत्तर प्रदेश की चर्चा, आप जो है इटली के संसद में बैठकर विधेयक पर चर्चा हो रही है, वो फिर चलने दो वाली बात होती तो नहीं होती। और ये एक संवैधानिक चीज है सर कि हर 5 वर्ष में चुनाव से पहले चुनाव आयोग अपना काम करता है, वो वोटों का सत्यापन भी करता है और वो वोटों में एक दूसरे की जो राजनीति है, पंचायती चुनाव उत्तर प्रदेश में भी ड्यू है, वो भी बहुत गहन चुनाव है, यहाँ भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उससे पहले ही ये जो चीज अब बिहार में हमें प्रत्यक्ष में दिख रही है कि भाई किसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना है, किसका कटना है, और अशोक जी भी अच्छे से जानते हैं और सारे प्रवक्ता जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। धन्यवाद आपका कि विश्लेषण आपका हो जाता है। और मनीष जी बैठे, उनका भी विशेष धन्यवाद है, क्योंकि अच्छा विश्लेषण इसलिए होगा कि अमिताभ सर आप बैठे हैं तो फिर जरूरत कम लगती है विश्लेषण की, वो साथ के साथ होता है और आईना दिखाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जहां जरूरत है वहां दिखाया जाता है और हमको हमारा काम भी है, क्योंकि हम सरकार के हिस्सा हैं, सवाल हमसे होगा, सुनना हमें पड़ेगा और जवाबदेही हमारी होती है। अब जिस तरीके की वोटर लिस्ट की बात आ रही है, और ये जो वोटर लिस्ट में विदेशी नाम की भी चर्चा आ रही है और ऐसे भी नाम है कि एक ही व्यक्ति के 4-4 जगह वोट वो बने हुए हैं, या वो बूथ पर भी 2-2 जगह, बूथ नंबर इतने पर 403 पर इतनी है और 401 पर इतनी है, एक ही व्यक्ति एक चुनाव में। अमिताभ सर ये तथ्यात्मक बात है कि आप विश्लेषण करा लीजिए कि उसी चुनाव में उसी गांव का व्यक्ति 2-2, 3-3 वोट डाल रहा है। और आज विपक्ष को ये जो लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का वोट कट रहा, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि ये चीज तय थोड़ी है कि जिस तरीके के वोट ये भारतीय जनता पार्टी को डालने वालों की कट रही है सपा की। अब आप मुझे राम गोपाल जी की जो बाइट में सुन रहा हूं, इतने सुलझे हुए लोग हैं, इनकी पूरी जिंदगी राजनीति में चलेगी और पूरी राजनीति करते हैं, क्या ये अनपढ़ लोग हैं या प्रोफेसर रहे हैं? ये सब सुलझे हुए लोग हैं सर, ये अपनी बात को जमाना जानते हैं और ये बात को जमाना, झूठ को जमाना तो इतना आसान होता है कि आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानेगा। एक सत्य को साबित करने के लिए व्यक्ति को जीवन भर लग जाता। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। कई चीजों पर भारतीय जनता पार्टी ने ये सत्यता के साथ साबित किया है कि देश को कहां कहां किस किस की जरूरत है। हम कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थे राजनीति में, विशेषकर आपको खूब अच्छे से पता है कि सीमाओं से बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, सीमाओं के साथ साथ सेना के साथ, या जो घटनाएं घटती थी देश में, जिस कॉवड़ पर आज सवाल उठ रहे उस पर चर्चा कर लो, या आपसे पहले महाकुंभ पर चर्चा कर लो, क्या सब काम होते नहीं थे? इसी कॉवड़ यात्रा पर जिस पर ज्ञान झाड़ा जा रहा है, इसी में हत्याएं होती थी, इसी में मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, इसी में पत्थरबाजी होती थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है। आज कह रहे कि आईएएस, पीसीएस, ये फलाना ढिकड़ा, भाई आस्था है, तुम दूसरे लोगों के लिए भी बोल दो एक शब्द, मैं मान लूंगा आपको कि आप सत्यता के साथ बोल रहे हैं। आखिर ये सनातन, ये हिंदू धर्म, ये भारत का लोकतंत्र आपको शालीन कैसे हो जाता है, ये आपके लिए सरल कैसे बन जाता है जब आप अपनी मनमाफी बात करनी है? अगर ये एसआईआर की बात है तो डंके की चोट पर ईमानदारी से कहिए कि इसका सत्यापन हो, और जहां जरूरत है। देखिए अशोक जी ने बात उठाई थी, या रामगोपाल जी की बाइट में, ये अपनी वोट बनाएंगे। अगर आपके पास इतने बड़े कार्यकर्ता हैं, आपके सांसद भी खूब हैं, तो उनका वीडियो, ऑडियो, सब चीज तथ्य के साथ आप बीएलओ के यहाँ बैठकर और आप उप जिलाधिकारी के यहाँ तक फाइनल करा लेंगे और लास्ट में जिलाधिकारी के यहाँ भी जाएंगे, विशेषाधिकार है, उनके एविडेंस उठाइए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास डाल दीजिए, क्योंकि टॉप के वकील आपके पास है। और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाइए और जहां बेईमानी हो रही है उसको क्लियर करिए। यही विपक्ष का काम है, क्योंकि सत्ता में नहीं है आप, विपक्ष में बैठकर सत्ता से ज्यादा काम कर सत्ता को आईना दिखाने के लिए आपको विपक्ष ने मैंडेट दिया है। उस मैंडेट का यूज कीजिए और सत्यता के साथ डिबेट में आइए। अमिताभ सर, डिबेट आपकी शानदार होती है, इसमें कोई सवाल की बात नहीं है, एक एक चीज क्लियर होती है। और मैं धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से आ रहे मनीष बाबू, मैं देख रहा हूं कि एसआईआर और उसके नीचे लिखा ये लोकतंत्र की हत्या है। मतलब ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लिस्ट जो बन गई उसमें जरा भी छेड़छाड़ होगी, जांच पड़ताल होगी, उस लिस्ट को कोई चश्मा लगा के देखेगा तो वो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये तो यही बात हुई कि जो चढ़ गया सो चढ़ गया, टिकट चेक ना करो ना। मनीष बाबू, का ये मतलब नहीं निकलता कि जितने भी घुसपैठिए हैं
वो किसी खास पार्टी को वोट देना चाहते हैं, उनका वोट एकजुट होता है और बदले में वो पार्टी उनको सपोर्ट करती है। दरअसल ये प्रॉब्लम आई कहां से? ये प्रॉब्लम भाजपा को जरूरत पड़ी क्यों? 1971 में क्या कई करोड़ लोग नहीं पहुंचे बांग्लादेश से? ये मेरी बात नहीं है, ये यूएनएचसीआर की रिपोर्ट है, जिसमें कहते हैं लगभग 1.5 करोड़ बांग्लादेशी पहुंचे और श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारी सम्माननीय प्राइम मिनिस्टर ने उनको भोजन, पानी, बिजली, कैंप सब सपोर्ट की। पूरे नॉर्थ ईस्ट में बंगाल से लेकर असम तक सपोर्ट की और वो लोग आज तक निकाले नहीं गए और वो एक एक के 20-20 हो चुके हैं, यानी आज कम से कम 20 करोड़ घुसपैठिए भारत में है। एक बात आपको याद दिलाता हूं, अमिताभ साहब 1979 में असम गण परिषद ने बहुत तगड़ा आंदोलन किया, पूरे असम जल रहा था। क्यों जल रहा था? उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी विदेशियों को निकालो। बताइए इससे सिंपल मांग क्या हो सकती है? उस पर 6 साल तक लटकाने के बाद प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा ठीक है, हम ऐसा कर देते हैं, लेकिन जो 25 मार्च 1971 से पहले आ गए हैं हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। यानी ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज कह रही है, ये बीमारी पुरानी है लेकिन सेम डायलॉग है। राजीव गांधी ने भी कहा था कि 25 मार्च 1971 से पहले वाले को कुछ नहीं कहेंगे, बाद वालों को निकालेंगे। और क्या ढाके 3 पर वो लोग भी निकाले नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर आंदोलन करती रही कि घुसपैठियों को निकालो। आधार बनने के बाद ये उम्मीद बनी कि जैसे जैसे आधार वेरिफिकेशन होगा लोग बाहर जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं सका क्योंकि इसमें देश के कुछ गद्दार भी शामिल थे और उन्होंने नकली आधार भी बनाए। और अगर अब चुनाव आयोग पूरी ताकत से काम कर रहा है तो आप या तो उनकी गलतियां निकालो काम में कि ये हमारा वोटर, हमने इसको बचपन से देखा है, सबूत है, पर नहीं, आप कह रहे हैं जांच होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब सीधे सीधे ये देशद्रोह की बात है। आप देश के अंदर छुपे हुए रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी को मदद करना चाहते हैं। ठीक। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।